ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक बातें बताई थी, ठीक है ना। सबसे पहला बात आपको बता दूं कि वो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन सारे फॉर्मूलेस को याद कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है ना। जब तक आप उन फॉर्मूलेस को याद नहीं करते हैं तब तक आपको क्वेश्चन करने में परेशानी आएगी, इसलिए A to Z फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये सिर्फ 10th बोर्ड के लिए, 10th CBSE बोर्ड के लिए, जो बच्चे चाहते हैं कि उनका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए, जो अपने बोर्ड एग्जाम में CBSE बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनको जितना चाहिए उतना कंटेंट मैं दूंगा, ठीक है ना। और समझ में आपको कोई परेशान नहीं होना है, आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़िए। आप मेरे 11th क्लास का वीडियो देखिए, 12th क्लास का वीडियो देखिए, सारा चीज़ उसमें बेसिक से बताया गया है और एकदम JEE लेवल का सब चीज़ बताया गया है। हालांकि उतना आपके यूज़ में तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आपके यूज़ में है, जो आप जाके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी फिलहाल हम लोग आपके लिए भी, जो कि 10th में जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो हमने आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूला बताया था, अब उस फार्मूले से हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन से उठाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल है आपके सामने, इफ sin A equal to 4/5, if sin A equal to 4/5, then find all trigonometric ratio, ratios of angle A, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जरा कि अगर sin A equal to 4/5 है तो हमें बताना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, आप लोगों के सामने, और इस वाले एंगल को मैंने ले लिया एंगल A, ये हो गया एंगल B। चलिए इसको ले लेता हूँ एंगल A। मैंने आप लोगों को बताया था कि नेमिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है ना, A, B और C। चलिए देखिए, मैंने इस वाले एंगल को ले लिया एंगल A। अब हमें दिया हुआ है कि sin A इक्वल टू कितना, 4/5। आपको भी पता है कि sin थीटा कितना होता है, P/h। sin थीटा कितना होता है प्यारे बच्चों, P/h। अगर इस वाले एंगल को ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो ये है 4/5 sin A। एक बात बता, अगर मान लीजिए sin थीटा आपको पता है P/h होता है, तो अगर आप मान लीजिए आप कहते हो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 हो जाएगा, तो बच्चों ये आपका कहना गलत है। ये ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि परपेंडिकुलर 4 होगा हाइपोटेनस 5 होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा आप समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 और हाइपोटेनस हो जाएगा 25, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ। अब इन दोनों का जरा रेशियो निकालिए तो P/h। तो अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर 20 है और हाइपोटेनस 25 है तो क्या आएगा 20/25। देखिए ये 5 से कटेगा तो 5 4 20 और 5 5 25। समझ में? तो देख रहे हैं आप, जैसे अगर यहाँ पे P/h 4/5 है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 भी हो सकती है और हाइपोटेनस की वैल्यू 25 भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, तो एक बात याद रखिएगा, रेशियो की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो होगा 4 का मल्टीपल होगा। जैसे अगर 20 हो रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 25 हो रहा है तो 24 का कितना मल्टीपल है 5। अगर मैं 4 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 है। समझे? इसीलिए रेशियो की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है और P/4 और H/5 लिखना ये गलत हो जाता है। P जो होगा 4 नहीं होगा, ये 4 का कुछ मल्टीपल होगा और फिर जब हम रेशियो लेंगे ना तो वो जो मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखिए ये 4 का 5 मल्टीपल था और 5 का 5 मल्टीपल, तो 5 और 5 कैंसिल हो गया और फिर आ गया 4/5।
नहीं आ गया? तो इस वजह से आप p को 4 और h को 5 नहीं मानोगे, बल्कि आप क्या मानोगे, हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे लेट p इक्वल टू 4k एंड h इक्वल टू 5k। हम लोग p को 4k मानेंगे और h को क्या मानेंगे, 5k मानेंगे। देखिए साइन ए हमें पता है और हमें एंगल ए का और भी बहुत जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन सबको निकालना है। मैंने बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट, ठीक है। साइन तो आपको पता है, बाकी 5 आपको निकालना है। तो एक काम के लिए आपको बेस की जरूरत पड़ेगी, आप बेस निकाल लीजिए। तो चलिए हम बेस निकालते हैं। तो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको बेस निकालना है तो बेस स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इसलिए b इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है कि हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस को आपने 5k माना है, तो ये बनेगा 5k का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर को आपने 4k माना है, तो ये बनेगा 4k का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से बेस बना, बेस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, और आप 25k स्क्वायर में से 16k स्क्वायर घटाओगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 9k स्क्वायर, और 9k स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3k। तो यहाँ से हमने बेस भी निकाल लिया, बेस कितना आया, 3k आया, ठीक है। परपेंडिकुलर निकाल लिया हमने, बेस भी निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो चलिए साइन ए हमें पता है, अब हम क्या निकालते हैं, cos ए। तो बताइए cos थीटा कितना होता है, b/h, क्या होता है, b/h। तो आपने बेस निकाला, बेस कितना है, 3k अपॉन हाइपोटेनस कितना है बताइए, 5k। तो 3k/5k, देखिए जो मल्टीपल है वो कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया, 3/5। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, tan a। तो बताइए tan a क्या होगा बच्चों, तो tan a होगा p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने परपेंडिकुलर को क्या माना है, 4k, तो ये हो जाएगा 4k अपॉन बेस कितना है बच्चों, तो बेस अभी आया 3k, तो k से k हो जाएगा कैंसिल, और ये बचा आपका 4/3। तो cos a निकल गया, tan a निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, cot a। तो cot a वैसे होता है tan a का रेसिप्रोकल, तो आप डायरेक्ट 3/4 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी cot थीटा क्या होता है बताइए, cot थीटा होता है b/p। तो बताइए बेस कितना है, 3k अपॉन परपेंडिकुलर कितना है बताइए, 4k। तो फिर यहाँ से k से k कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, 3/4। उसी तरह से बच्चों sec a, बताइए sec a कितना होगा, cos थीटा होता है b/h, तो sec थीटा क्या होगा, h/b। तो बताइए h कितना है, h है आपका 5k अपॉन बेस कितना है, 3k। तो ये हो जाएगा k से k कैंसिल और यहाँ से आ जाएगा 5/3। उसी तरह से लास्ट क्या होगा, इधर लिख रहा हूँ, लास्ट होगा हमारा cosec थीटा। देखिए cosec a sin का उल्टा होता है, sin a कितना होता है, p/h, तो cosec a होगा h/p। तो h कितना है, 5k, और p कितना है, 4k। तो 5k/4k, k से k कैंसिल हो गया, तो 5/4। वैसे आप डायरेक्टली लिख सकते थे, जब आपको sin a 4/5 पता चल गया, तो आपको पता है कि sin का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, इसलिए आप cosec a को 5/4 भी लिख सकते थे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, ठीक है ना। तो ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे आप cos a आपने निकाल लिया था 3/5, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि sec a इक्वल टू क्या होगा, 5/3, चूंकि cos का उल्टा sec होता है। उसी तरह से आपने tan a निकाला 4/3, तो आपको cot a निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट tan a का रेसिप्रोकल कर देते, 3/4 वो क्या होता था, cot हो जाता। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दे दे और पूछेगा कि उसी एंगल पे और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, तो इस तरह से हम लोग दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप इसे नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट करिए, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है कि 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, देन 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करेक्ट, अगर 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 है तो आपको बताना है कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस अपॉन 2 cos अल्फा कितना होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आप इसे कोशिश कीजिए, जब आपसे सॉल्व ना हो पाए तब आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आप लोगों ने कोशिश किया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए
अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 tan अल्फा इक्वल टू 4। तो देखिए बच्चों कुछ बच्चे क्या करेंगे मैं भी बता रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे ऐसे किए होंगे कि अगर 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू निकाल लूंगा। तो बच्चों ने क्या किया होगा कि tan अल्फा इक्वल टू 4/5 ऐसा किया होगा बच्चों ने। और बच्चों को पता है कि tan थीटा होता है p/b, तो उन्होंने क्या मान लिया होगा कि लेट p इक्वल टू 4k, ठीक है, एंड b इक्वल टू 5k। बच्चों ने ऐसा मान लिया कि tan अल्फा इक्वल टू अगर 4 दिया है तो मैं p को 4k मान ले रहा हूँ और b को क्या मान रहा हूँ, 5k मान ले रहा हूँ। और इस तरह से मान करके उन्होंने h की वैल्यू निकाली, ठीक है। ऐसे आपने h का वैल्यू निकाला होगा और h का वैल्यू निकाल करके आप लोगों ने फिर क्या किया होगा, sin अल्फा निकाला होगा, फिर cos अल्फा निकाला होगा, फिर sin अल्फा की वैल्यू cos अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट किए होंगे और बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों ने कसरत किया होगा, ठीक है। चलिए ये तो आपका सोचना था, लेकिन मेरा सोचना क्या है आप देखिए, आ रहा समझ में। अब आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग अगर आप यूज करोगे तो इस क्वेश्चन को छोड़ने में समय नहीं लगेगा। आइए देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, यही ना है बच्चों। और इसी की वैल्यू में बताइए तो आप क्या करिए, देखिए आपको वैल्यू किसका पता है, आपको वैल्यू पता है 5 tan अल्फा का, पता है ना 5 tan अल्फा का। एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे tan अल्फा बना दें और यहाँ पर भी tan अल्फा बना दें, जैसे यहाँ पे sin अल्फा है ना, तो अगर मैं इसको tan अल्फा बना दूं और इसको भी tan अल्फा बना देंगे तो ये बन जाएगा 5 tan अल्फा और ये भी बन जाएगा 5 tan अल्फा। हम डायरेक्टली 5 tan अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे। अब दिक्कत ये है कि ये 5 tan अल्फा बनेगा कैसे। तो देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर बच्चों इसे tan अल्फा बनाना है तो यहाँ पे किस चीज की कमी है, cos अल्फा की कमी है ना। किसकी कमी है, cos अल्फा की कमी। तो इस कमी को पूरा करो। आप चाहो तो यहाँ से cos अल्फा कॉमन ले लो ऊपर से और cos अल्फा कॉमन ले लो नीचे से। तो चलिए मैं ऊपर से cos अल्फा कॉमन लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों जब मैं यहाँ से cos अल्फा कॉमन लूंगा, देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस 3। देखिए यहाँ पे cos अल्फा था, कॉमन लेने का मतलब कि यहाँ पे जो cos अल्फा था इसको मैंने बाहर निकाला। यहाँ पे तो कोई cos अल्फा नहीं था, इसलिए cos अल्फा से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब आप cos अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे तो cos अल्फा इनटू cos अल्फा खत्म, क्या बच गया 5 sin अल्फा और फिर क्या बचेगा माइनस 3 cos अल्फा, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हम यहाँ से cos अल्फा निकालेंगे तो cos अल्फा हमें यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने ऊपर से 5 cos अल्फा कॉमन लिया। अब नीचे से भी मैं क्या कर रहा हूँ, cos अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, सॉरी मैंने cos अल्फा कॉमन लिया 5 cos अल्फा। नीचे से भी मैं cos अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, तो नीचे से कॉमन लीजिए cos अल्फा। जब नीचे से आप cos अल्फा कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 5, फिर आएगा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा और प्लस 2। तभी आप cos अल्फा से मल्टीप्लाई कराओगे तो cos अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। देख लीजिए आराम से। अब देखिए ये cos अल्फा और cos अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और आपको पता है कि sin अल्फा अपॉन cos अल्फा कितना होता है, देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया। तो यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा हो गया। मैंने तो बताया था कि एंगल को थीटा पाई गामा अल्फा बीटा किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चूंकि sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, इसमें मैं इसको क्या लिखूंगा tan अल्फा। तो ये बना 5 tan अल्फा माइनस कितना 3 अपॉन, ये देखिए क्या बना 5 tan अल्फा प्लस 2, क्या बना 5 tan अल्फा माइनस 3 अपॉन 5 tan अल्फा प्लस 2। और प्यारे बच्चों आपको 5 tan अल्फा की वैल्यू पता है कितनी 4, तो आप चुपचाप यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये क्या बना 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2, और 4 माइनस 3 कितना होता है 1 और 4 प्लस 2 कितना 6, इसलिए आंसर आ गया 1/6। तो जो आप लोगों ने उतना कसरत करके निकाला वो थोड़ा सा दिमाग लगाते आप तो उसका सॉल्यूशन आप लोग 2 लाइन में कर देते। आ रहा समझ में। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पे सोचना पड़ेगा। आ रहा समझ में। तो आप इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है that if angle B and angle Q are acute angles such that sin B equal to sin Q, then prove that angle B equal to angle Q। देखो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ क्या है,
कि बी और क्यू जो है वो एक्यूट एंगल है, इस प्रकार की साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिए, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और जब आप इसे सॉल्व नहीं कर पाए तब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए, इसमें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए लग जाइए क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज देखिए, मैं इसे करता हूं। देखिए आप लोग कोशिश किए होंगे, समझिएगा। जैसे कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, एक है जैसे कह रहा है कि बी और क्यू एक्यूट एंगल है, तो हमें प्रूफ करना है कि साइन बी और क्यू एक्यूट एंगल है और इसमें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या होंगे, इक्वल। ठीक, देखिए मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं, दो राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल मैंने बनाया, देखिए दो राइट ट्रायंगल है आपके सामने, एक राइट ट्रायंगल है एसीबी और एक राइट ट्रायंगल है आपका पीआरक्यू। एसीबी और पीआरक्यू बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं और साइन क्यू इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए ये वाला एंगल ले रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेनस। यहां पर भी ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। जिस एंगल को लेता है, जिस एंगल को एज्यूम करते हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। बच्चों सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, इसमें दिया हुआ है गिवन sin b इक्वल टू sin q, sin b इक्वल टू sin q और हमें प्रूफ करना है कि एंगल b इक्वल टू एंगल q होगा। आइए समझते हैं कैसे प्रूफ करें। आपको पता है कि sin थीटा क्या होता है, p अपॉन h, तो sin b परपेंडिकुलर क्या होगा, ac और हाइपोटेनस क्या होगा, ab। मतलब क्या दिया हुआ है, AC अपॉन AB इक्वल टू साइन क्यू, साइन क्यू कहने का मतलब परपेंडिकुलर होगा PR और हाइपोटेनस होगा PQ, तो AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ। अच्छा ठीक है, PR अपॉन PQ दिया, AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ दिया हुआ और हमें प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल Q इक्वल है। देखिए अगर इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है ना, तो क्या करिए कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए। सिमिलर ट्रायंगल का थोड़ा सा कांसेप्ट आप लोग को बता दे रहा हूं। जैसे आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनके प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल बराबर हो जाए, तो उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, सिमिलर का मतलब एक जैसा। देखिए दो ट्रायंगल को सिमिलर तभी कहा जाता है जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होगा, इक्वल हो। जब दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो उन्हें सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने बनाया ABC ये और एक ट्रायंगल मैंने बनाया PQR, ठीक है ना। अगर इन दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, अगर ये कंडीशन हो जाए, मतलब किसी ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सिमिलर का मतलब एक जैसा, मतलब सिमिलर फिगर वैसे फिगर को कहा जाता है जिनका साइज एक जैसा, जिनका शेप एक जैसा हो लेकिन साइज डिफरेंट। आ रहा समझ में? जैसे मान लीजिए ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इनका शेप तो एक जैसा ही है लेकिन ये बड़े साइज का और ये छोटे साइज का, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। और सिमिलर होने के लिए कंडीशन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। और एक बात और, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा। तो देखिए बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है, हमें एंगल B और एंगल Q को इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि एंगल B और एंगल Q बराबर होगा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। अब सबसे पहला बात, इस ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे प्रूफ करें, तो इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। देखिए जैसा कि हमें पता है कि AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बताइए। अगर ये लिखा हुआ है AC अपॉन AB इक्वल टू PR
आर अपॉन पी क्यू, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस पी आर को इधर लाना, तो ये क्या बनेगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, बोलिए ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, ये ए बी भाग में हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। तो बताइए बच्चों ए सी कौन है, ए सी ये है और पी आर कौन है ये। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का ये साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये साइड, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अच्छा ए बी कौन है, ए बी है हाइपोटेनस और पी क्यू कौन है, ये भी है हाइपोटेनस। तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग है। तो देखिए दो साइड का रेशियो तो बराबर है, तो अगर मैं BC अपॉन QR को भी इसके बराबर दिखा दूं तो क्या हमारा काम बन जाएगा, बोलिए बन जाएगा ना। अगर मैं BC अपॉन QR को भी इसके बराबर कर देता हूं तो हमारा काम बन जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस तो चलिए आइए करते हैं। तो आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अब सबसे पहला बात कि यहाँ पे आपको पता है कि AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दो रेशियो इक्वल है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ इन ट्रायंगल ACB ट्रायंगल में सबसे पहले चल रहा हूँ। अच्छा मैं कर रहा हूँ क्या कि AC लेट AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ, इसको मैं K मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ K, क्योंकि दो रेशियो इक्वल है, मैंने इनको कुछ कांस्टेंट मान लिया। दोनों का रेशियो बराबर है ना, तो इनको मैंने K के बराबर मान लिया। अब एक बार इसको इसके बराबर करते हैं, तो जब AC अपॉन AB इक्वल टू K होगा तो बताइए AC इक्वल टू क्या आएगा, K टाइम्स AB आएगा ना, AC इक्वल टू K टाइम्स AB। उसी तरह से अगर PR अपॉन, अरे यार जैसे दो रेशियो इक्वल है ना, तो एक बार मैंने इसको इसके बराबर किया और एक बार इसको इसके बराबर किया, तो उसी तरह से बच्चों PR अपॉन PQ इक्वल टू क्या होगा K, तो इसलिए PR इक्वल टू कितना होगा K टाइम्स PQ, K टाइम्स क्या होगा PQ। अब चलिए अब देखिए इधर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ACB ट्रायंगल में चलता हूँ, इस ट्रायंगल में ACB में चलिए इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB। अब ACB ट्रायंगल में अब देखिए ACB ट्रायंगल में मैं चल रहा हूँ, ACB ट्रायंगल में देखिए हमें क्या निकालना है, हमें BC निकालना है। तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर मुझे BC निकालना तो बताइए, चलिए मैं लिखता हूँ AB स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखूंगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर मुझे BC स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, BC स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। क्या करूंगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अच्छा ठीक है, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब आपको पता है कि AC किसके बराबर है, K टाइम्स AB के बराबर है। AC किसके बराबर है, K टाइम्स AB के बराबर, तो मैं AC की जगह क्या रख रहा हूँ, K टाइम्स AB। तो ये क्या होगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस K इंटू AB स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने AC की जगह रख दिया K टाइम्स AB। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ क्या कि BC स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मैं देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बनेगा K स्क्वायर AB स्क्वायर, और मैं यहाँ से AB स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ से AB स्क्वायर कॉमन लूंगा, अच्छा एक बात और, ये BC स्क्वायर है, जब मैं स्क्वायर को दबे दूंगा तो ये रूट में जाएगा, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इनटू AB स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इनटू AB स्क्वायर। यहाँ से हमने BC निकाल दिया। अब चलिए अब हम चलते हैं PR2 ट्रायंगल में। तो PR2 ट्रायंगल में बताइए, मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम बना रहा हूं, तो आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब मैं चल रहा हूं इन ट्रायंगल PR2 ट्रायंगल में। चलिए PR2 ट्रायंगल में चलते हैं, तो बताइए PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बोलिए PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए
हमें क्यू आर निकालना है, क्यू आर या फिर आर क्यू, कुछ भी बोल सकते हो, आर क्यू भी लिखते हैं। चलिए आर क्यू, तो चलिए यहाँ से आर क्यू का स्क्वायर कितना आएगा, तो आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों होगा, देखिएगा इसमें पी आर को ले रहा हूँ, बनेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए पी क्यू, आपने पी आर को क्या लिखा है, पी आर इक्वल टू के टाइम्स पी क्यू, तो मैं पी आर की जगह लिख रहा हूँ के टाइम्स पी क्यू। तो यहाँ से आप क्या मिला, आर क्यू इक्वल टू, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी, चलिए स्क्वायर को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदलेगा, तो अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर को मैं लिख रहा हूँ के टाइम्स पी क्यू, तो के टाइम्स पी क्यू होगा तो क्या होगा, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर होगा ना, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए एक काम करते हैं, यहां से मैं ए बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं, इस वाले रूप में से ए बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं, और यहां से देखिए पी क्यू स्क्वायर कॉमन लेता हूं। तो जब मैं यहां से ए बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, देखिए क्या बनेगा, बी सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं रूट में, तो जब मैं ए बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर कॉमन लिया, यहां बचेगा 1 माइनस यहां पे ए बी स्क्वायर था, इसको बाहर निकाल लिया तो सिर्फ बचेगा के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर। उसी तरह से यहां से आर क्यू इक्वल टू, देखिए यहां से मैं पी क्यू स्क्वायर कॉमन लेती बनेगा अंडर रूट ऑफ, जब मैं यहां से पी क्यू स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बनेगा 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि यहां पे पी क्यू स्क्वायर था और मैं पी क्यू स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो बचा 1 माइनस के स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं, बीसी और क्यू आर को। अब देखिए BC और QR को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए जरा BC और QR को हम डिवाइड करते हैं। तो जब मैं BC और QR को डिवाइड करूंगा तो BC अपॉन QR इक्वल टू, QR बोलो या RQ बोलो, बात सेम है। तो देखिए बच्चों BC है अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर। तो अगर मैं AB को रूट से बाहर निकालूंगा, AB स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, AB, तो ये बन जाएगा AB इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन, ये देखिए पी क्यू स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, पी क्यू इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। और प्यारे बच्चों ये देखिए 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां से आया BC अपॉन QR इक्वल टू AB अपॉन PQ। देखिए BC अपॉन QR इक्वल टू AB अपॉन PQ। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे AB अपॉन PQ किसके बराबर है, AC अपॉन PR के बराबर है, और यहां पे देखिए AB अपॉन PQ किसके बराबर है, BC अपॉन QR के बराबर है। तो इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैंने इक्वेशन 1 लिया और इसको मैंने इक्वेशन 2, देखिए सॉरी इसको 1 लिया और इसको इक्वेशन 2 लिया, इसका आरएचएस देखिए क्या है, AB अपॉन PQ, और इसका आरएचएस देखिए क्या है, AB अपॉन PQ। तो इन दोनों का आरएचएस क्या है, सेम है, तो एलएचएस क्या होगा, सेम होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि AC अपॉन PR जो है BC अपॉन QR के बराबर है। मतलब यहां से क्या होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके हम लोग बोलेंगे कि AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। मतलब तीनों रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा कि फ्रॉम, इधर लिखा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, स्पेस भर गया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, या फिर मैं नीचे लिख रहा हूं, चलिए नीचे लिख रहा हूं, अच्छा चलिए इधर नीचे दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको, इसलिए इधर लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके मैं क्या बोलूंगा, देखिए इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके मैं यही बोलूंगा कि ये तीनों रेशियो देखिए AC अपॉन PR भी AB अपॉन PQ के बराबर है, BC अपॉन QR भी AB अपॉन PQ के बराबर है। मतलब ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन QR। अब देखिए AC अपॉन PR, तो इस ट्रायंगल का साइड AC और इस ट्रायंगल का साइड
पी आर, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो, ठीक है। ए बी, इस ट्रायंगल का साइड ए बी और इस ट्रायंगल का साइड पी क्यू दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी अपॉन पी क्यू। इस ट्रायंगल का साइड बी सी और इस ट्रायंगल का साइड क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और जब किसी भी ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर ट्रायंगल एसीबी, ट्रायंगल एसीबी सिमिलर ट्रायंगल पीआरक्यू। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि ट्रायंगल एसीबी जो होगा वो पीआरक्यू के क्या होगा, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल एसीबी सिमिलर ट्रायंगल पीआरक्यू, ट्रायंगल एसीबी ट्रायंगल पीआरक्यू के क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। और जब ट्रायंगल एसीबी ट्रायंगल पीआरक्यू के सिमिलर होगा, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा कि एंगल बी जो होगा, हेंस एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और बच्चों हमें यही प्रूफ करना था, हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इसको नोट करिए। अब और भी कुछ क्वेश्चन है जिनको मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, चलिए नोट कर लीजिए इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।